केमिस्ट्री में अगला हम लोग का फिर टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है उसी में अगला टॉपिक होगा हमारा बॉन्ड पैरामीटर। क्या होगा? बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहें बॉन्ड पैरामीटर को तो आप हिंदी में बोल सकते हैं बंध प्राचल। हाँ, बंध प्राचल। इंग्लिश से ज्यादा कठिन वर्ड होती है हिंदी का। समझ में आ गया? लिखना चाहती है तो लिख सकती है, छोड़ना चाहती है छोड़ सकती है। बॉन्ड पैरामीटर क्लियर हो गया? समझेगी यहाँ पे। ये बॉन्ड पैरामीटर को पहले हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कितना कैटेगरी में बांटेंगे? 3 कैटेगरी में बॉन्ड पैरामीटर को। समझ में आ गया? चलिए 3 कैटेगरी इसको बांट देते हैं, 3 कैटेगरी में बॉन्ड पैरामीटर को। और देखते हैं 3 कैटेगरी में अगर हम बॉन्ड पैरामीटर को बांटते हैं तो पहला जो मिलता है वो मिलता है हमारा बॉन्ड इंथैलेपी। इंथैलेपी। दूसरा जो पैरामीटर मिलेगा वो मिलेगा आपको बॉन्ड लेंथ। और तीसरा जो पैरामीटर मिलेगा वो होगा बॉन्ड एंगल। समझ गई? ये बॉन्ड पैरामीटर को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे, बॉन्ड इंथैलेपी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। अब यहां पे समझेंगे कि बॉन्ड इंथैलेपी क्या चीज है, बताते हैं थोड़ा थोड़ा सबको। ठीक है? जब 2 परमाणुएं आपस में क्या करती है, बॉन्ड बनाती है, तो उस समय से कुछ मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इंथैलेपी का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी। चलिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। इंथैलेपी का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। एनर्जी का मतलब, इंथैलेपी का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। मतलब बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब समझ में आ रहा है? जब 2 परमाणुएं आपस में क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है, तो उस समय कुछ मात्रा में क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते, मतलब एनर्जी या बॉन्ड इंथैलेपी कहा जाता है। समझ में आ गया? दूसरा चीज समझ लीजिए, बॉन्ड लेंथ। यानी कि जब 2 परमाणु आपस में क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है, तो वो दोनों के बीच में क्या रहती है, कुछ डिस्टेंस होती है, कुछ दूरी होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और एंगल का मतलब तो समझ में आया होगा कि ये भी बॉन्ड बनाती है तो कुछ एंगल्स होती है, वो उसका क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग इसका किसका बात करेंगे, पैरामीटर की बात करेंगे। कि पैरामीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों चीज किस किस के ऊपर पे डिपेंड करता है। क्या चीज को बढ़ाने से घटता है और क्या चीज को बढ़ाने से ये बढ़ता है, ये इसका क्या कहलाएगी, पैरामीटर कहलाएगी। समझ में आ गया? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में आपने क्या देखा, पहला क्या है, बॉन्ड इंथैलेपी। इंथैलेपी यानी कि बॉन्ड एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं, बॉन्ड इंथैलेपी। क्लियर हो गया यहां पे बात? चलिए देखिएगा, एक एक करके समझिएगा कि पहला नंबर इसी के अंदर पे हम पैरामीटर पढ़ रहे हैं तो इसका डेफिनेशन हम नहीं करेंगे, डेफिनेशन आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो यहां पे बॉन्ड इंथैलेपी, क्या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बी फॉर बॉन्ड, ई फॉर इंथैलेपी। बीई का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड इंथैलेपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझिएगा, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना बड़ा हमारा एटॉमिक का साइज होगा उसका बॉन्ड इंथैलेपी उतना ही कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा, क्या, बॉन्ड इंथैलेपी बढ़ा तो एटॉमिक साइज क्या होगी, घटेगी। यानी कि इसका मतलब हुआ जिसके पास में जितना ज्यादा छोटा क्या होगा, आपका साइज होगा, उतना उसके पास में क्या होगी, बॉन्ड इंथैलेपी होगी। क्लियर? यहां पे समझ पा रही होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बॉन्ड इंथैलेपी को आप बढ़ाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगी, एटॉमिक साइज को घटाएंगे तो बॉन्ड इंथैलेपी बढ़ेगी। अगर एटॉमिक साइज आपके पास में बड़ा है, समझ पा रही है,
तो आपका बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा? छोटा होगा। समझ पा रही है ना? अगर एटॉमिक साइज बड़ा तो बॉन्ड इंथैल्पी छोटा, बॉन्ड इंथैल्पी बड़ा तो एटॉमिक साइज छोटा। ये इसका एक पैरामीटर है। समझ पाई क्या बात? इसी का दूसरा पैरामीटर होता है, बी नंबर हम लिखते हैं, देखिएगा। बॉन्ड इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, इसको भी समझा देते हैं। चलिए, ये ए नंबर आप समझ में आ गया होगा आपको। बी नंबर क्या कहता है? बॉन्ड इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। आपने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर कहीं पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो उसमें आपका सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी होगा। समझ में आया? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे जैसे आपका बॉन्ड क्या होगा? बढ़ते जाएगा, आपका क्या बढ़ेगा? बॉन्ड इंथैल्पी बढ़ती जाएगा। समझ में आ गया? अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम होगा। अगर वहां पे डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड इंथैल्पी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होगा। क्या बात समझ में आया? क्या नहीं समझ पाई? आया। मतलब सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी किसके पास में? सिंगल बॉन्ड के पास। इससे ज्यादा किसके पास? डबल बॉन्ड के पास। और इससे भी ज्यादा किसके पास? ट्रिपल बॉन्ड के पास क्या होती है? बॉन्ड इंथैल्पी होती है। क्या बात समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए, अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। क्लियर? क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल उठाते हैं। ये कार्बन है। क्लियर? ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना? ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये भी कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसके पास है? तो बताइए किसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होगा? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जिसके पास में जितना ज्यादा बॉन्ड रहेगा उतना उसका बॉन्ड इंथैल्पी होगा। क्या समझ में आ गया? चलिए, आपको हम फिर से समझा देते हैं कि आपका दोनों हाथ को इस तरह से करके यहाँ पे एक बार रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक है? और एक आदमी का को 2 बार रस्सी से बांध दिया जाता है और एक बार 3 बार घुमा के रस्सी से बांध दिया जाता है। अब उसको बोले तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले किसका रस्सी टूटेगा? सिंगल बॉन्ड वाला। क्यों टूटेगा? क्योंकि उसके पास में कम एनर्जी है। बॉन्ड का जो एनर्जी है, रस्सी से बंधा हुआ एनर्जी क्या है? कम है। सबसे ज्यादा किसके पास होगा? जो 3 बार आपने बांधा है उसके पास होगा। ये यहाँ पे यही घटनाएं घटती है। समझ पाई होगी? क्लियर? तो इस केस में आप क्या देखें बताइए तो, कि सिंगल बॉन्ड के पास में सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी, इससे ज्यादा किसके पास में? डबल बॉन्ड के पास। और सबसे ज्यादा किसके पास? ट्रिपल बॉन्ड के पास। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको दूसरा हम एग्जांपल दे देते हैं कि आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स है, HCl और आपके पास में क्या है? HF। ये 2 मॉलिक्यूल्स है आपके पास में। देख रहे हैं आप क्या क्या? HCl और HF। आपसे कल का डेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से किसका बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा है? जल्दी बोलिए। समझ में नहीं आता है पढ़ाई? तो आता है तो HCl कैसे होगा? आपने क्या लिखा है यहाँ पे? बॉन्ड इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसके पास में बॉन्ड इंथैल्पी कम होगा। क्या समझे आप?
यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या है क्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। क्लोरीन 17 आता है, इसका 9 आता है, तो एटॉमिक साइज किसका छोटा? फ्लोरीन का। हाइड्रोजन तो दोनों में है, नहीं है हाइड्रोजन दोनों में, या फिर हमको किससे कंपेयर करना होगा? क्लोरीन और फ्लोरीन को। तो क्लोरीन का 17 हुआ और फ्लोरीन का 9 हुआ। नहीं समझ में आया? तो साइज किसका छोटा और किसका बड़ा? फ्लोरीन का, फ्लोरीन का छोटा। फ्लोरीन का आपका 17 होता है, फ्लोरीन का होता है 9। इसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 2 8 7 मिलेगा, इसको कीजिएगा तो 2 7 मिलेगा। समझ में आया? अगर इसको आप बनाएंगे तो इसमें हमारा 3 ऑर्बिट होगी, जबकि इसमें केवल 2 ही ऑर्बिट होगी, इस तरह से। अब बताइए किसका साइज बड़ा और किसका छोटा? क्लोरीन का बड़ा और फ्लोरीन का छोटा। तो जिसका छोटा उसके पास में ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होता है, यही तो लिखे हैं यहाँ पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एटॉमिक साइज जिसका छोटा रहता है उसके पास में बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होता है। तो इस दोनों में किसके पास में बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा? HF के पास। मतलब क्या समझे? HCl के पास में कम बॉन्ड एंथैल्पी होगा, किसकी अपेक्षा में? HF की अपेक्षा में। आया समझ में? ये केमिस्ट्री है, रट के हम जाके एग्जाम लिख देंगे संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? पकड़ पाई? ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्लियर होता है। क्लियर हो गया? चलिए इसको हम क्लियर कराते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। क्या है आपके पास? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इसको हम लोग BL से डिनोट कर दें। B फॉर बॉन्ड, L फॉर लेंथ। पहला नंबर समझिएगा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। क्या समझी? कि जिसका एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा होगा। अभी हम एंथैल्पी का बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ का बात कर रहे हैं। जस्ट उसका उल्टा हो गया ये। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसके पास में उतना ही क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे समझिएगा। इसमें हम तीन बार पढ़ेंगे, मतलब 3 पैरामीटर पढ़ेंगे। P नंबर, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। क्या बात समझ में आया? जिसके पास में जितना ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड होगा, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उतना उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। नहीं समझ में आया? आपने रस्सी जितना बार उसको बांधिएगा उतना वो क्या होगा? टाइट होगा। जब हमने एक क्लास इसका शुरू किया था तब हमने रबड़ का एग्जांपल दिया था। किसी पेपर को मोड़ते हैं, उसमें आप एक रबड़ डालते हैं तो वो पेपर को अपनी ओर मतलब क्या बोलते हैं, कंप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन उसको अगर 3 बार कर देते हैं तो वो पेपर को भी क्या करता है? कंप्रेस कर देता है। जहां पे रबड़ लगती है वहां पे पतला हो जाता है, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? कम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या समझी यहाँ पे? जहां पे जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। समझ में आ गया? चलिए तीसरा समझते हैं, C नंबर, बॉन्ड लेंथ। BL का मतलब एक बार फिर से पूछते हैं। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी S ऑर्बिटल परसेंटेज। S ऑर्बिटल परसेंटेज। क्लियर हो गया? S ऑर्बिटल का आपने परसेंटेज पढ़ा है कि नहीं पढ़े? याद आया कुछ? नहीं पढ़े हैं कि पढ़े हैं? तो पढ़े हैं।
परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नहीं पढ़ी है? तो एस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एस ऑर्बिटल का परसेंटेज जिसके पास में जितना कम होगा उतना उसके पास में बॉन्ड लेंथ होगा। किसका? केवल एस ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल का बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आया बात? जितना कम उतना उसके पास में बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसका एग्जांपल को देखते हैं हम लोग समझने के लिए, क्योंकि विदाउट एग्जांपल तो हम लोग का क्लियर होता नहीं है। BL is directly proportional to the atomic size। क्लियर हो गया? वही एग्जांपल लेते हैं हम, क्या ले रहे? HCl और HF। अब बताइए इस दोनों मॉलिक्यूल्स में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? HCl का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HH तो दोनों कॉमन है, लेकिन Cl का एटॉमिक साइज फ्लोरीन से क्या है? बड़ा है। और जिसके पास में एटॉमिक साइज बड़ा होता है उसके पास में बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। समझ में आया होगा बात? तो इस केस में ये क्या हो जाता है? बड़ा, और HF क्या हो जाता है? छोटा। लेकिन आपने देखा था बॉन्ड एंथैल्पी में जस्ट इसका क्या था? उल्टा था। आप क्वेश्चन वहां पे क्या पूछता है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप उल्टा नहीं लिखेंगे एग्जाम में। समझ में आ गया? एंथैल्पी पूछा और लिख दिया बॉन्ड लेंथ का आंसर, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या समझ पाई या नहीं समझ में आया? आया। ये साइज के ऊपर डिपेंड किया। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ। चलिए उसी तरह से उठाते हैं, है ना? अब बताइए किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? ट्रिपल बॉन्ड का? सिंगल बॉन्ड का। क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड को बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। अगर बॉन्ड लेंथ को बढ़ाना है तो आपको बॉन्ड को क्या करना होगा? घटाना होगा। समझ में आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा संबंध, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्या समझ में आया? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये इसका मतलब होता है। समझ पा रही है? ननिता देरी से समझती है थोड़ा सा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ किसका? सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड का। अब तो आया होगा समझ में? क्लियर? तीसरा एग्जांपल देखते हैं। आपके पास में दो मॉलिक्यूल्स है, एक PCl5 और एक है PCl3। क्लियर हो गया? आपसे पूछा गया कि बताइए ये दोनों में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए। क्या मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा। अब कैसे बोल रहे हैं कि PCl5 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और PCl3 का कम होगा? अंजादी एटॉमिक साइज से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी P है, यहाँ Cl है, यहाँ भी P है, यहाँ भी Cl है। कौन एटॉमिक साइज को देख रहे हैं? कौन सा, किसका एटॉमिक साइज देख रहे हैं यहाँ पे? बताइए। PCl का नंबर ज्यादा रहने से क्या होगा? ज्यादा रहने से एटॉमिक साइज बड़ा होता है। वो तो दिखा रहा है कि यहाँ पे 5 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है। बताइए। क्या मेरा बात समझ में आ रही है तुम लोग को? तो यहाँ पे क्या देखेंगे? हाँ, इसमें एस ऑर्बिटल को देखेंगे कि किसमें किसका कितना परसेंटेज है। पहले तो आपको जानना होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। बोलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है कि ये भी बताना होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या बात समझ में आया? इसमें टोटल आपका कितना है? 5। 1 2 3 4 5 निकालने का हम आसान तरीका बताते हैं। क्लियर हो गया? इसमें एस काय को है? एक है या नहीं है? पहले तो 100 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। किए? कितना आया? 20। यहाँ पे एस कितना बार है? उसको उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। तो इसमें आपको एस का परसेंटेज कितना मिला? 20% मिला। मिला या नहीं मिला? यहाँ पे टोटल नंबर फॉर बिट कितना है?
कितने नंबर 4, ये S 1 और P 3, तो कितना हो गया 4। 100 को फिर से 4 से डिवाइड कीजिए 25। S कितना टाइम है, उसको उतना टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना S का परसेंटेज 25%। अब बताइए क्या कहता है, S ऑर्बिटल्स का परसेंटेज घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो किसका परसेंटेज कम और किसका, PCl 5 का 20% और ये 25%, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा, PCl 5 का। अंजादी ढेला मत फेंकना, नहीं समझ में आया, ऊपर ऊपर उड़ता है उसको पकड़ के रखिए, नहीं समझ में आ रहा है। हो गया होगा सबका, डाउट है कहीं पे? बॉन्ड एंगल, क्या हम इसको बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं? बी फॉर बॉन्ड, ए फॉर एंगल। ये ए नंबर समझिएगा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। क्या समझी यहां पे, जिसके पास में जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, छोटा होगा। अगर बॉन्ड एंगल को बढ़ाना है तो एटॉमिक साइज को घटाना होगा, अगर बॉन्ड एंगल को बढ़ाना है मतलब घटाना है तो इसको बढ़ाना होगा। सीधा उल्टा संबंध रखते हैं यहाँ पे, समझ में आ गया? चलिए अब इसका दूसरा जो पैरामीटर है वो होता है हमारा, देख लीजिएगा बी नंबर पे, बॉन्ड एंगल। बी ए का मतलब बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। चलिए अब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बता रखे हैं, बताइए है नहीं बताए हैं? जब आप पीरियोडिक टेबल पे मुड़ते हैं इधर से इधर तो क्या मिलता है आपको, घटता है कि बढ़ता है? और नीचे को आते हैं तो डिक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल में पता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप जब इधर से इधर जाते हैं तो ये क्या करता है, बढ़ता है, जबकि डाउन की ओर आते हैं तो ये क्या होता है, घटता है। यही इसका कैरेक्टर्स है, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। समझ में आया बात या नहीं समझ पाई? आया। तो पहला देखेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है कि बॉन्ड एंगल। फिर उसी तरह का हम एग्जांपल उठा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहीं पे एग्जांपल उठाते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, HCl, यहाँ पे क्या लिख दिए, HF। अब बताइए किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जल्दी बोलिए। एटॉमिक साइज बड़ा तो बॉन्ड एंगल छोटा। एटॉमिक साइज बड़ा तो बॉन्ड एंगल छोटा, तो इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, ये मेरा क्वेश्चन। HF का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, HCl से। कितना इजी है केमिस्ट्री, ऐसे नहीं देगा, कहां से देगा क्वेश्चन? क्लियर हो गया? चलिए अब ये दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। आपको यहां पे पूछा गया कि PCl3 और NH3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है?
हाँ, PCl3 और NH3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम्स। सेंट्रल एटम्स जो सिंगल में होती है उसको सेंट्रल एटम कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो ये इसका सेंट्रल एटम P हुआ, इसका सेंट्रल एटम N हुआ। आपने क्या सीखा? नाना पाटेकर। अब किधर आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जबकि ये क्या कहा कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जिस सेंट्रल एटम के पास में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही होगा। ये बोला? तो बताइए किसका ज्यादा होगा? NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और PCl3 का क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि NP की अपेक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या हम साइन लगा दें? अब भी डाउट है? क्या स्कूल में नहीं पढ़ाई हुआ? बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब नहीं हुआ? सिर्फ डेफिनेशन दिखाया गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, सीखना है ना, आप सीख गए। वही चीज है, उसी के अंदर पे टॉपिक है। हम दूसरा टॉपिक उठाए, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, वही है नहीं है? तो यहां पे हमारा क्या होता है? बॉन्ड पैरामीटर खत्म होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड साइंस फूल पत्ती बनाने से नहीं चलने वाला है। समझ में आ रहा है ना? साइंस फूल पत्ती बनाने से नहीं चलने वाला है। और आप लोग वही करते हैं, हमको पता है। कॉपी खोलते हैं और फूल पत्ती बना के बंद। समझ में आया जी? हाँ आया। समझ में आ रहा है बात? चलिए सबसे पहले समझिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहचान में आया आप लोगों को? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को पहचान में आया? यस सर। अब ढूंढ पाएंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसका कम है। हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचानने के लिए सिर्फ आपको 3 ही एलिमेंट को पहचानना है। कितना एलिमेंट को पहचानना है? 3 एलिमेंट को पहचानना है। और सबसे पहले आपको किसको पहचानना है? फ्लोरीन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को। ये 3 ही एलिमेंट को पहचानना है। क्या समझ में आया? चलिए अब ध्यान से देखिए इसको कि सबसे ज्यादा जो फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन। क्या इतनी सी बात समझ में आया? अगर इस तीनों एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये समझ लेना कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? ये तीनों के साथ में अगर क्या बॉन्ड बनाया हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। पहला कंडीशन आपको याद हुआ? दूसरी कंडीशन, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो मॉलिक्यूल्स या तो सॉलिड में होता है या तो लिक्विड में होता है। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो मॉलिक्यूल्स या तो सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है। आप याद इसको भर लीजिए आपका दिमाग में। क्या मेरा बात समझ में आया? क्लियर हो रही है बात यहाँ पे?
और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वो हमेशा उसका स्टेट क्या होगा, गैस होगा। क्या होगा, गैस होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे कि जहां पे ये हमको तीनों दिखाई देता है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, और उसका जो स्टेट होगा वो क्या होगा, या तो लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा, लेकिन गैस में नहीं होगा। समझ में आ गया? अभी हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बताएं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचानने का तरीका बता रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से आता है उसको समझ लीजिएगा। तीसरी कंडीशन होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं पे फॉर्म होता है जहां पे हमको डाइपोल देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, डाइपोल। यानी कि एक एलिमेंट में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और एक एलिमेंट में पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। आपने पढ़ के रखा है, क्या नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। चलिए पहले एग्जांपल उठाते हैं, तब आपको डेफिनेशन बताएंगे, शायद इसमें आपका दिमाग में जल्दी घुस जाए, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HF। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2O। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NH3। अब बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास, बोलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किसके पास, HF के पास। क्योंकि हम यहाँ पे दिख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर फ्लोरीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पास, उसके बाद में ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद उसके बाद में नाइट्रोजन। क्या समझ पाई, क्लियर हुआ? चलिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं, हम एग्जांपल उठा देते हैं HF का। HF अगर HF है मतलब ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और इसमें क्या होना चाहिए, हमको डाइपोल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कुछ चार्ज किधर शिफ्ट हो जाता है, फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे एरो का साइन नहीं लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे, बीच में, उधर जा रहा है वो दिखाएंगे। इस तरह से यहाँ पार्शियली क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर हो गया? अगर आप इसको कैसे लिख देते हैं, H ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। अब ऐसा नहीं लिखेंगे, बीच में कौन, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन की ओर शिफ्ट कर रहा है, इसलिए इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देने वाला पॉजिटिव होता है और लेने वाला नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये डाइपोल है। क्या है ये, डाइपोल है। अगर ये डाइपोल है तो इसमें क्या होगी, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हम बॉन्ड बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे डाइपोल को आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा एग्जांपल हम क्या उठा लेते हैं, H2O। क्या उठाते हैं, H2O। H2O में आपने पढ़ के रखा है इसका स्ट्रक्चर। क्या शेप होता है इसका, V शेप होता है। क्या शेप होता है, V शेप होता है। इसका एंगल क्या होती है, 104.5 डिग्री। नहीं पढ़ी है, डिटेल्स में जाइए, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन मत देखिए। अब वेस्पर थ्योरी क्यों पढ़े, समझ में आ रहा है ना। वेस्पर थ्योरी बताता है कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब भी उसका स्ट्रक्चर हमारा अलग हो सकता है और उसका बॉन्ड एंगल अलग हो सकता है। और ये चीज हमने प्रूव करके दिखाया आपको, नहीं दिखाए हैं, दिखाए हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये है या नहीं है, और ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हाइड्रोजन। समझ में आया? तो इसका चार्ज पार्शियली किधर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन की ओर। इसका भी चार्ज पार्शियली किधर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन की ओर। तो चार्ज शिफ्ट होने से इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन में पार्शियली 2 बार नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक बार इस हाइड्रोजन का, एक बार इस हाइड्रोजन का। आएगा या नहीं आएगा? क्लियर? तो ये भी हमारा क्या है, डाइपोल है।
मतलब क्या समझे, मान के चलिए कि ये इतना बड़ा का एक गोला है, क्लियर हो गया? तो इसका आधा भाग, ये आधा मान के चलिए, आधा भाग इधर, ये वाला भाग आपका क्या है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला आधा भाग क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या हुआ, डाइपोल हुआ। इसका दो पोल है, एक पोल पॉजिटिव और दूसरा पोल नेगेटिव। समझ में आई होगी बात? क्या अभी भी डाउट है? समझ में आया? चलिए आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में हम हाइड्रोजन बॉन्ड को समझाते हैं कि क्या किसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले आप डेफिनेशन इसका लिखिएगा। लिखिए डेफिनेशन, when hydrogen atom link to the highly electronegativity element such as इसी को लिख दीजिए, जैसा लिखा हुआ है ना वैसा ही, such as फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सिंबल भी दे देना। When hydrogen atom linked to the highly electronegativity element such as fluorine, oxygen, nitrogen, then molecules get dipole। यहां पे आप वही तो देखें कि इस तीनों से अगर क्या जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, डाइपोल हो जाता है। ये इसीलिए तो डाइपोल हुआ, तो ये भी क्या हुआ, डाइपोल हुआ। समझ में आ गया? क्या हो जाता है, डाइपोल हो जाता है। Hence hydrogen atom of one molecules are linked to the negative elements of the other molecules by weak यानी कि कमजोर अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन फोर्स and formed a bond. This bond are known as hydrogen bond. This bond are known as hydrogen bond. चलिए अब समझाते हैं यहां पे, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोला है, ये आपके पास में 3 एलिमेंट था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इससे क्या जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, डाइपोल हो जाती है, होती है ना? तो पहला एग्जांपल हम उठाते हैं क्या, HF। देखिए यहाँ पे क्या है, H और इधर F, तो ये डाइपोल बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो आपके पास में अब ये क्या रह गया, मॉलिक्यूल्स बन गया कि एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। ये किस तरह से है, H सिंगल बॉन्ड F, H सिंगल बॉन्ड F, H सिंगल बॉन्ड F। अरबों खरबों की संख्या में होगी, केवल एक मॉलिक्यूल्स होता है क्या?
खरबों मॉलिक्यूल्स बन के मिलते हैं तब एक छोटा सा हमको पदार्थ मिलता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपके पास में बहुत सारे क्या होंगे, HF होंगे। क्या बात समझ में आया? ये HF है, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। अगला डेफिनेशन समझिएगा कि एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो क्या बोला अगला, एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम, यहां का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल्स की नेगेटिव एलिमेंट से कमजोर अट्रैक्शन फोर्स के साथ में क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है। ये बोला क्या है? तो ये एक मॉलिक्यूल्स है और ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ का हाइड्रोजन एटम यहाँ का नेगेटिव एलिमेंट के साथ में वीक अट्रैक्शन फोर्स के साथ में क्या बनाएगी, बॉन्ड बनाएगी। तो किसके किसके बॉन्ड बीच बॉन्ड बनने वाला है, हाइड्रोजन के और फ्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन इधर का नेगेटिव के साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स के साथ। क्या समझ पाई? तो ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और ये बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? तो ये दोनों के बीच में भी बॉन्ड बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? इस दोनों के बीच में भी क्या बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बना डॉटेड लाइन से, बना या नहीं बना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यही तो आप डेफिनेशन लिखे हैं, नहीं लिखे? और ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना क्या, क्या यही बॉन्ड आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्या समझ पाई हाइड्रोजन बॉन्ड को कि नहीं समझ में आया? आया, पूरा आया। क्लियर हो गया यहाँ पे बात कि नहीं समझ पाई? समझ पाई होगी। और एग्जांपल दिखाएं? चलिए हम उठा देते हैं दूसरा क्या, H2O। क्या उठाएं, H2O। मतलब इधर क्या होगा, H, इधर H। फिर अगला और एक मॉलिक्यूल्स उठाएंगे, वो क्या होगा, H, इधर भी क्या होगा, H। और एक मॉलिक्यूल्स उठा दीजिए, ये क्या होगा, H, ये भी H, मतलब H2 है। सब है या नहीं है? आगे और बना दीजिए ना। चलिए क्लियर? आपने क्या सुना कि एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एलिमेंट के साथ में कमजोर अट्रैक्शन फोर्स के साथ में क्या होती है, बॉन्ड बनाती है। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है और ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो इसका हाइड्रोजन एटम, ये मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसका हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव भाग से क्या करेगा, कमजोर बल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो इसका नेगेटिव कौन है, कौन है इसका नेगेटिव, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कमजोर आकर्षण बल से क्या बनेगी, बॉन्ड बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पर भी बनेगा, देख लीजिए, नहीं बनेगा क्या, यहाँ पर भी बनेगा। तो यही बॉन्ड आपका क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पे ये बॉन्ड क्या कहलाया, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया। समझ पा गया? समझ पा रही है? हमने कंडीशन भी बताया था कि जहां पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है वो या तो सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि HF आपको सॉलिड में मिलेगा। किस में मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा, जबकि H2O किस में मिलती है, लिक्विड में मिलती है। ये कंडीशन आपको हमने पहले बता रखा है कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वहां पे इसका स्टेट दो ही होता है, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, लेकिन गैस नहीं होगा। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए मिटा देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेफिनेशन को आप घर में जाके एक बार रिवीजन कीजिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा कि क्या चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? साफ साफ वहां पे लिख दिया गया है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है
ये 2 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। समझ में आ गया? हाँ। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार की होती है। पहला वाला हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है पहला वाला को। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? जबकि दूसरा वाला को कहा जाता है इंट्रा, हाँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जब 2 अणुएं, क्या, जब 2 अलग अलग अणुएं का एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे अणु का नेगेटिव एलिमेंट्स आपस में वीक अट्रैक्शन फोर्स से क्या बनाया था? बॉन्ड बनाया था। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो आपने पढ़ के रखा है वही किसका एग्जांपल है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल है। क्या बात समझ में आया या नहीं समझ पाई? आया। मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाइड्रोजन और नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्या बात समझ में आया? यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए ना। किसका? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये HF था क्या? ये एक मॉलिक्यूल्स और एक दूसरा HF, ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल्स। तो एक हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव एलिमेंट के साथ में क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। बेसिकली इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? H2O को आपने देख लिया, देखे या नहीं देखे? देख लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम और उठा देते हैं आपके लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। किसका? NH3 का। किसका? NH3। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर रूम टेम्परेचर पे अगर हम NH3 को रखते हैं ना, तो ये गैसियस अवस्था में होता है। क्या होता है? गैसियस अवस्था में होता है। जबकि साइंस क्या कहती है कि जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारा सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस NH3 को कंप्रेस कर देते हैं तो ये गैस से लिक्विड में देखते देखते कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया मेरे बात? तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? लिक्विड ही मानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बोलिए, ये क्या हो गया हमारा? N, इधर क्या हो गया? H, इधर क्या हो गया? H, इधर क्या हो गया? H। ये एक मॉलिक्यूल्स हुआ NH3 का। दूसरा मॉलिक्यूल्स यही होगा N, यहाँ पे क्या होगा? H, इधर भी H, इधर भी H। तीसरा मॉलिक्यूल्स ले लीजिए N, ये क्या हो गया? H, ये भी H और ये भी क्या हो गया? H हो गया। क्लियर? तो आपने क्या पढ़ा कि एक का हाइड्रोजन एटम दूसरे का नेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो इसका ये हाइड्रोजन एटम है और इधर का नेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो ये दोनों के बीच में क्या बनता है? हमारा बॉन्ड बनता है। ये दोनों के बीच में भी क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। और यही बॉन्ड आपका क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। समझ पाई? यही बॉन्ड क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको आप बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल। आपने दारू देखे, अल्कोहल देखे? वो किस में फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसका मतलब ये हुआ कि उसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है? है, तभी तो लिक्विड फॉर्म में है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। समझ पा रही है? अगर सॉलिड में होता तब भी उसमें क्या है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो कैसे है उसको देख लेते हैं। मान के चलिए अल्कोहल, एक अल्कोहल का हम एग्जांपल उठा देते हैं, C2
H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है। ये क्या है? ये इथाइल अल्कोहल। अब इसका स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए कैसे बना है। ये बना है किस तरह से कि इधर क्या जुड़ा हुआ है? H, इधर क्या? C2H5, यही तो है एक मॉलिक्यूल्स। अगला मॉलिक्यूल्स देखिए, ये फिर से वही होगा C2H5। अगला मॉलिक्यूल्स फिर देखिए H, ये C2H5। आपने क्या पढ़ा था यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में? एक का हाइड्रोजन दूसरे का नेगेटिव के साथ में वीक अट्रैक्शन फोर्स के साथ में बॉन्ड बनाती है। तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसीलिए ये क्या होती है? लिक्विड होती है। क्लियर हो रही बात? अब यहां पे और एक सवाल उठता है कि अल्कोहल हमारा पानी में क्यों घुलता है? अल्कोहल पानी में क्यों घुलता है? क्योंकि जैसे ही हम लोग अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो दोनों के बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो तो या लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा। समझ पा रही है? तो यहां पर भी देख लीजिए, अल्कोहल सोल्यूबल इन वाटर। अगला एग्जांपल, अल्कोहल सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आया? अब ये क्यों होता है उसको भी ध्यान से देखिएगा। आपने यहां पे बनाया था क्या? अल्कोहल C2H5। ये किसके साथ में विलय होता है? पानी के साथ। तो पानी का आपको स्ट्रक्चर फिर पता होगा इस तरह से। फिर आगे क्या होगा? अल्कोहल होगा नहीं, फिर आगे फिर क्या होगा? वाटर। काफी है इतना? तो आपने क्या पढ़ के रखा है कि एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन दूसरे का नेगेटिव पार्ट्स। तो इसका ये हाइड्रोजन हुआ, ये इसका नेगेटिव से जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये भी इसके साथ जुड़ेगा। तो क्या बनाया आपस में? ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए पानी में घुल जाता है। क्लियर? डाउट है? बना लीजिए जल्दी। ये सब क्या है? हमारा बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो गया? अगला जल्दी से टॉपिक लगाएंगे, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हैलोजन बॉन्ड। ये मिटाते रहे, ठीक है ना? अगला टॉपिक इसी का लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए लिख लिए? फर्स्ट स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। आप क्या जानते हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है उसका अवस्था या वो सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है। अभी तो बताए थे। नहीं समझ में आया? जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये तब वो पदार्थ हमारा एक तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। समझ पाई? दूसरा इसका इफेक्ट देखिएगा, डेंसिटी का मतलब घनत्व। समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से उठेगा आपका लिए। समझ में आ गया? जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई देगा उसका डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। समझ में आ गया? कैसे पहचानिएगा कि इसका डेंसिटी कम है या ज्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मतलब उसका डेंसिटी इंक्रीज है, ज्यादा है। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंक्रीज। समझ पा रही होगी बात मेरा? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व।
क्लियर? चलिए तीसरा समझ लीजिएगा, बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अगर इसका डेंसिटी ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ पाई बात? तो इसका क्या होगा? ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इफेक्ट है ये। हो गया? चौथा वेपोराइजेशन, वाष्पशील ज्यादा है या कम होगा? ज्यादा होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है? इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है। तो वहां से भाप कैसे निकलेगा? बोलिए, निकलेगा? उसका वेपोराइजेशन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्या पॉइंट कनेक्टर पाई? यहां पे क्या समझे कि आप डेंसिटी ज्यादा है, समझ में आ गया ना? कहने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है? ज्यादा है, इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो भाप कहां पे बनती है? जो जल्दी गर्म होता है, जो जल्दी खौलता है, वहां पे जल्दी ज्यादा ये बनता है, हमारा भाप, वाष्प बनता है। लेकिन इसका तो क्या है? इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, तो वो जल्दी भाप नहीं बनेगा। बनेगा क्या? तो इसका वेपोराइजेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। नहीं समझ पाई अभी भी? आया नहीं होगा? डिक्रीज होगा। चलिए, हो गया? और जिसमें एक लास्ट हम लिखा देते हैं, सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो पानी के साथ में क्या होता है? घुलता है। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या लिखेंगे? सोल्यूबिलिटी, मोर सोल्यूबल इन वाटर, पानी के साथ ज्यादा घुलेगा। समझ पाई? चलिए, एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम खत्म ही कर देते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरे बात को ध्यान से सुनेगी। इसमें हमने देखा था अलग अलग क्या था? मॉलिक्यूल्स था। एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में वीक अट्रैक्शन फोर्स बनाता था, अलग अलग। लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा कि एक ही आपके पास में मॉलिक्यूल्स होगी। क्या होगी? एक ही मॉलिक्यूल्स होगी, और उसी एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। क्या बात समझ में आया मेरा, या नहीं समझ पाई? चलिए एग्जांपल में आपको हम दिखा देते हैं। किसका? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको दिखाई देता है। ये क्या है? अल्कोहल है। क्या है ये? मतलब अल्कोहल कहते हैं फिनोल। क्या है ये? फिनोल है। क्या है ये? फिनोल। अगर इसमें क्या जुड़ा हुआ हो? NO2 जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? NO2 जुड़ा हुआ हो। तो इसमें देखिएगा क्या बनता है। क्या जुड़ा हुआ हो? NO2 डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा। एक हमारा इधर आएगा, ये ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ हो। क्या? NO2। ये एक ही मॉलिक्यूल्स है या नहीं है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स है कि एक ही मॉलिक्यूल्स है? एक ही मॉलिक्यूल्स है या नहीं है? तो ये दोनों के बीच में, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच में क्या बन जाए? बॉन्ड बन जाए। तो इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ पाई? उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स था और इसमें क्या है? एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में। नहीं समझ में आया? आया। यही बॉन्ड क्या कहलाता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और इसका जो इफेक्ट जो होगा, ध्यान से सुनेगी, इसका जो इफेक्ट होगा, आपने जो इफेक्ट लिखा जस्ट इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा, आप लिख लेंगे।